मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन उसके बाद इनर्शिया एंड इट्स टाइप, देन उसके बाद आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोमेंटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोशन को लेकर के टोटल 3 लॉज दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, देन उसके बाद इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देन उसके बाद लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो टोटल 4 पार्ट्स में ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीटली तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये स्टेटमेंट है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है या जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि सपोज करिए ये एक सरफेस है और एक सरफेस में एक बॉल रखी हुई है और ये बॉल अभी क्या है? बॉल है अभी रेस्ट में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि ये बॉल अगर रेस्ट में है तो ये हमेशा ही रेस्ट में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि बाहर से इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक ये कैसी रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी। या सपोज करिए कि ये सरफेस है और यहां पे एक बॉल है जो कि कैसी है? इस बार ये बॉल मोशन में है। बॉल क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है, या सिंपली मैं बोल सकता हूं कि मोशन में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट या ये बॉल यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, क्या ये प्रैक्टिकली सही है? तो चलिए इसको समझते हैं। सपोज करिए कि एक बड़ी सी टेबल है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और उस टेबल के ऊपर एक बॉल रखी हुई है जैसे कि ये, और वो बॉल अभी क्या है? रेस्ट में है, मतलब कि रुकी हुई है या रखी हुई है उस टेबल के ऊपर। तो क्या अगर आप बाहर से कोई फोर्सेस पे नहीं अप्लाई करते हो तो क्या बॉल अपने आप चलना स्टार्ट कर देगी या खुद से चलने लगेगी? जवाब है नहीं। बॉल खुद से नहीं चलेगी या बॉल खुद से मूव नहीं होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो बॉल मूव करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है इसका जो एक पार्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है हमें, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि एक टेबल होती है जिसमें बुक रखी है, क्या वो बुक खुद से चलना स्टार्ट कर देती है या खुद से मूव करना स्टार्ट करती है कभी? जवाब है नहीं, कभी भी खुद से मूव नहीं करेगी। कब मूव करेगी? जब आप बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर या मस्कुलर फोर्स उस पर अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि वो मूव करना स्टार्ट कर दे। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है या इसका जो पार्ट 1 है वो तो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 क्या बोलता है? पार्ट 2 ये बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एक बार वेरीफाई करते हैं। सपोज करिए कि ये बॉल एक टेबल पे रखी हुई, जो बॉल जो भी मैंने एक टेबल कंसीडर करी थी, वो टेबल पे रखी हुई बॉल सपोज करिए कि वो मूव कर रही है, पहले से ही मूव कर रही है। हमें नहीं पता है कि उस पर किसने उसको मूव कराया है, बट वो क्या कर रही है? वो मूव कर रही है, यानी उस पर चल रही है, या मैं बोल सकता हूं लुढ़क रही है। तो क्या वो हमेशा उस पर चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं? तो जवाब है कि सर रुकेगी तो कभी ना कभी तो रुकेगी। जैसे हमने क्रिकेट के जो प्लेग्राउंड है उसमें देखा है कि एक बैट्समैन अगर बॉल को हिट करता है
तो बॉल डेफिनेटली रोल करते हुए, लुढ़कते हुए जाती है, बट एक टाइम आता है कि जब वो बॉल खुद से रुक जाती है, खुद से रुक जाती है। तो फिर तो न्यूटन का जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रही आएगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रही आएगी। तो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रही आएगी, ये स्टेटमेंट तो हमने वेरीफाई कर लिया, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल ओके है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन वही बॉल अगर मोशन में है तो क्या वो मोशन में ही रही आएगी? जवाब है नहीं, वो तो एक टाइम के बाद रुकेगी। तो उसको कौन रोक रहा है? डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर होगा जो उसको रोक रहा है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? वो एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। अगर वो बॉल टेबल पे, या मैं बोलता हूं क्रिकेट के प्लेग्राउंड में, वो बॉल लुढ़क रही है, रोल कर रही है, तो वो एक टाइम के बाद अपने आप ही क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। उसको किसने रोका? उसको रोका फ्रिक्शन ने। और फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन अगेन एक एक्सटर्नल फोर्स है। अगर उस बॉल पे फ्रिक्शन ना लग रहा होता तो वो बॉल कभी नहीं रुकती। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ये बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ये हमने प्रैक्टिकली अभी वेरीफाई कर लिया है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस इज स्टार्टेड मूविंग सडनली। एक एग्जांपल, ये बस वाला एग्जांपल आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप एक किसी बस में बैठे हुए हैं और बस अभी कैसी है? रेस्ट में है, यानी रुकी हुई है, और ड्राइवर, बस का ड्राइवर अचानक से बस को क्या करता है? आगे की तरफ चला देता है, यानी बस अचानक से आगे की तरफ चलने लगती है। तो अक्सर आप देखेंगे कि आप पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं? बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं, या पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से, या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो आंसर है वो कहां पे छिपा हुआ है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में छिपा हुआ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। तो क्योंकि आप बस की सीट में बैठे हुए हो और बस रुकी हुई है, और क्योंकि आप बस की सीट में बैठे हुए हो तो आप भी रुके हुए हो, यानी बस रेस्ट में है और बस के साथ आप भी रेस्ट में हो। लेकिन होता क्या है कि बस का जो ड्राइवर है वो अचानक से बस को आगे बढ़ा देता है, तो बस ने तो चलना स्टार्ट कर दिया, बट आपकी बॉडी तो अभी भी क्या है? आपकी बॉडी अभी भी रेस्ट में है, तो वो चलना नहीं चाहेगी आगे की तरफ। तो जैसे ही बस अचानक से आगे जाएगी तो बस तो मोशन में आ चुकी है, बट अभी आपकी बॉडी रेस्ट में ही है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ, क्योंकि बस ने आगे चल दिया तो आप क्या हो? आप रिलेटिवली पीछे की तरफ गिर जाओगे या पीछे की तरफ बेंट हो जाओगे, झुक जाओगे। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ का फर्स्ट एग्जांपल। देन सेकंड एग्जांपल है अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस ऑब्लिक ट्रेन फॉल्स फॉरवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। मतलब कि एक बस है और एक बस मूव कर रही है, चल रही है, सपोज करिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी बस की स्पीड जो है वो तेज है, और आप उसी बस में क्या हो? खड़े हुए हो। अब अचानक से ऐसा होता है, बस का ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है। तो जैसे ही बस का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, क्योंकि बस की स्पीड बहुत ज्यादा थी 50 किलोमीटर पर आवर, और उसी बस में आप खड़े हुए थे, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो बस तो क्या होगी? रुक जाएगी। बट अभी आपकी बॉडी जो है वो मोशन में ही है। आपकी बॉडी क्या है? अभी मोशन में ही है। तो आप क्या होगे? आप आगे की तरफ गिर जाओगे या झुक जाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कब तक? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अभी आपकी, क्योंकि बस को तो अचानक से फ्रिक्शन मिला, ब्रेक लगाया गया, तो बस तो रुक जाएगी, बट अभी आपकी जो बॉडी है वो तो अभी भी मोशन में है, और उस मोशन की वजह से बॉडी क्या होगी? आगे की तरफ जाना चाहेगी। तो आप क्या होगा? आगे की तरफ या तो बेंट हो जाओगे या आगे की तरफ गिर जाओगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो बिल्कुल करेक्ट है, और वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।
और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस तरीके से हमने अभी देखा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ कम टू द इनर्शिया। तो जैसा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें यह बता दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें यह तो बता दिया कि ऐसा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहा आएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहा आएगा। बट ऐसा क्यों होता है ये नहीं बताया न्यूटन ने। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि ऐसा क्यों होता है ये पता चलता है हमें इनर्शिया से। तो इनर्शिया क्या है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान देना कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है और जो इनर्शिया है इनकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल मैच करती है, यानी एक जैसी है। और इसीलिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये बता देता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। बट ऐसा क्यों होता है वो बताता है इनर्शिया। इनर्शिया सिंपली ये बताता है कि मटेरियल की या बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ये मटेरियल की, बॉडी की या ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है कि अगर रेस्ट में है तो मोशन में आने का अपोज करता है, यानी रेस्ट में ही रहना चाहता है। और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आने का क्या करता है? अपोज करता है, यानी वो अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ये हर एक मटेरियल की क्या होती है? नेचुरल टेंडेंसी होती है या उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। पहले आप समझो कि नेचुरल टेंडेंसी या इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। नेचुरल टेंडेंसी का मतलब है, जैसे अगर मैं आप लोगों का एग्जांपल लूं तो अक्सर जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे या जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, वो अक्सर क्या होता है, स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं या स्कूल जाने में क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो ये क्या है? ये उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है। ये उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है ना। अक्सर अगर हमें कोई बुरा बोल देता है तो हमें क्या लगता है? बुरा लगता है। अगर हमसे कोई गलत बात करता है तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आना क्या है? एक तरह की नेचुरल टेंडेंसी है हर एक इंसान की, यानी ये ह्यूमन बिहेवियर है। ऐसा ही जो ये मटेरियल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बॉडी होती है, उनका भी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है या उनमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेस्ट में है ना तो वो मोशन में आना पसंद नहीं करते हैं, यानी रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आना पसंद नहीं करेंगे, वो मोशन में ही रहना चाहेंगे। ये मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल टेंडेंसी है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। सो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स में या किसी भी तरह की बॉडी में ये क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या उसका एक उसके अंदर का एक कैरेक्टर है, एक गुण है उसका, है ना। और इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने पहली बार ये बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है ये पता चलता है हमें इनर्शिया से। तो इनर्शिया ने सिंपली हमें बता दिया कि ये बॉडी की, ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है या उसकी खुद की नेचुरल टेंडेंसी होती है, और इसलिए ऐसा होता है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे। इनर्शिया अगर देखा जाए बेसिकली 3 टाइप से होता है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट या अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है ना।
अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मतलब कि वो मोशन में आने को क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे अगर सपोज मैं कोई बॉडी है जो रेस्ट में है, तो अगर कोई बाहर से फोर्स आए लगेगा ना, वो जो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, तो मटेरियल की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो उस मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। इस कैरेक्टर को या इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट सिंपल सा ये है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, वो मोशन में आना पसंद नहीं करती है। तो अगर कोई उसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा तो क्या करेगी वो बॉडी, वो उस मोशन का अपोज करेगी। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड देन द पैसेंजर इन द बस फॉल्स बैकवर्ड। ध्यान देना, ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, जो फर्स्ट न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन, उसमें भी सेम एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर सपोज करिए एक बस खड़ी हुई है और आप उस बस में बैठे हुए हो, तो अभी बस भी रेस्ट में है और आप भी रेस्ट में हो, लेकिन अचानक से क्या होता है, जो बस का ड्राइवर है वो बस को तेजी से आगे बढ़ा देता है। तो बस तो मोशन में आ चुकी है, बट अभी आपकी जो बॉडी है वो अभी भी कैसी है, रेस्ट में है। और बॉडी का, मटेरियल का या ऑब्जेक्ट का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो आपकी बॉडी अभी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, लेकिन बस ने तो आगे चलना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या होगा, तो आपकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी या पीछे की तरफ गिर जाएगी। आ रही बात समझ में? आपको एक पीछे की तरफ एक तरीके से, अगर आप सीट में बैठे हुए और बस अचानक से आगे चलती है तो आप देखोगे आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बस रेस्ट में थी तो बस के साथ आप भी रेस्ट में थे, लेकिन बस अचानक से जैसे ही चलना स्टार्ट हुई तो आपकी जो बॉडी है वो अभी भी कैसी है, रेस्ट में ही है, और वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। ये मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जैसे ही बस आगे जाएगी ना, आप पीछे की तरफ बेंट हो जाओगे या पीछे की तरफ फॉल हो जाओगे। सेकंड एग्जांपल है व्हेन अ ट्री इज विगोरसली शेकन देन सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। जैसे ही मान लेते हैं कोई पेड़ है और उस पेड़ को आप क्या करते हो, तेजी से पकड़ के उसको हिला देते हो। विगोरसली का मतलब तेजी के साथ उसको क्या कर देना, हिला देना। शेक करना मतलब तेजी के साथ उसको हिला देना। तो होगा क्या कि अगर आप पेड़ को तेजी से हिलाओगे तो पेड़ का जो स्टेम है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो तो मोशन में आ जाएंगी, लेकिन लीव्स, उसमें जो पत्तियां लगी हुई हैं, आपको मालूम होगा पत्तियां ऐसे लटकी हुई होती हैं, तो जैसे ही आपने पेड़ के स्टेम को पकड़ के हिलाया तो स्टेम के साथ उसकी ब्रांचेस और स्टेम मोशन में आ जाएंगी, बट लीव्स तो अभी भी क्या है, रेस्ट में है, और वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगी। किस वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो जैसे ही पेड़ का जो स्टेम है, जो ब्रांचेस है, वो मोशन में आएंगी, बट लीव्स अभी भी रेस्ट में रहेंगी, तो वो लीव्स क्या होंगी, फिर एक टाइम के बाद टूट करके नीचे आ जाएंगी। इसका एक और एग्जांपल है कि अक्सर जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे बड़े कपड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लकड़ी से पीट देते हैं ऐसे। उससे होता क्या है कि उसमें जो धूल के पार्टिकल हैं, डस्ट के पार्टिकल हैं, वो नीचे आ जाते हैं। ये भी क्यों होता है, वो भी, इसका भी जो रीजन है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि अगर आपके पास एक बड़ा ब्लैंकेट है और उसमें बहुत सारी धूल है या डस्ट के पार्टिकल हैं, तो आप क्या करते हो, लकड़ी से उसको बीट कर देते हो, यानी पीटते हो। तो उससे जो ब्लैंकेट है, वो ब्लैंकेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसमें जो डस्ट के पार्टिकल लगे हुए हैं वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं। तो जैसे ही ब्लैंकेट मोशन में आया यानी वो डिस्प्लेस हुआ, लेकिन पार्टिकल अभी भी क्या चाहेंगे, पार्टिकल अभी भी चाहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो उसी पोजीशन में रहना पसंद करेंगे। तो जैसे ही आपने उसको पीटा, बीट किया, जो ब्लैंकेट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल क्या होंगे, पार्टिकल अभी भी वहीं रहेंगे और नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम इसके देख सकते हैं। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे हमने समझा कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है बेसिकली मटेरियल की, ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी या वो नेचुरल टेंडेंसी कि वो किसी भी तरह के चेंज का अपोज करता है। जैसे सबसे पहले हमने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रही थी, मोशन में आने का अपोज कर रही थी। यहां पे क्या होगा इनर्शिया ऑफ मोशन में, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, वो रेस्ट में आने का अपोज करेगी। तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट, अपोज
any change in its state of uniform motion is known as inertia of motion। कि मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, मोशन में किसी भी तरह के चेंज का अपोज करेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। एक बस अगर तेजी से चल रही है और उसमें कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो जो स्पीड बस की है वही स्पीड किसकी रहेगी? पैसेंजर की भी रहेगी, क्योंकि पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं। अब अगर अचानक से बस क्या हो जाए? रुक जाए, तो बस तो रुक जाएगी, बट जो उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं वो तो अभी क्या रहेंगे? वो तो मोशन में ही रहना चाहेंगे इनर्शिया की वजह से। तो होगा क्या कि जैसे ही बस अचानक रुकेगी, जो पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं वो क्या होंगे? आगे की तरफ, यानी फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे या आगे की तरफ झुक जाएंगे। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, कि बस मोशन में थी तो वो पैसेंजर भी बैठे हुए मोशन में थे, लेकिन बस को ब्रेक लगा करके क्या करा गया? रोक दिया गया, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक दिया गया। बट पैसेंजर जो उसमें बैठे हुए हैं उनमें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी वो अभी भी किसमें चाहेंगे? वो मोशन में ही रहना चाहेंगे और वो आगे की तरफ गिर जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है अ लगेज इज यूजुअली टाइड विद अ रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस। आप देखोगे अक्सर कि जो बस होती है उसका जो रूफ होता है, छत होता है, उसमें जो सामान रखा जाता है उसको अक्सर क्या करते हैं? रस्सियों से बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि सपोज बस स्पीड से आगे जा रही है और बस का ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई करता है, तो वो जो लगेज है जो ऊपर रखा हुआ है, बस अगर पर्टिकुलर स्पीड से आगे जा रही है तो उसमें जो लगेज रखा हुआ है वो भी स्पीड से आगे जाएगा, यानी जो स्पीड बस की होगी वही स्पीड किसकी होगी? लगेज की भी होगी। अब बस के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करके बस को तो रोक दिया, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा करके बस को तो रोक दिया, बट लगेज अभी भी किस में रहेगा? मोशन में रहेगा इनर्शिया की वजह से। तो वो जो लगेज है वो निकल के आगे चला जाएगा, या बस से आगे गिर जाएगा, या बस से आगे वो मैं बोल सकता हूं कि आगे जमीन में गिर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं? लगेज को रस्सियों में बांध करके रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लगेज बस के रूप से निकल करके आगे आ जाए, गिर जाए जमीन में, है ना। तो ये एग्जाम्पल थे किसके? इनर्शिया ऑफ मोशन के। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगेन द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सिंपल है कि अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो इनर्शिया की वजह से वो बॉडी क्या चाहेगी? कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहे, वो अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं करना चाहेगी। ये क्या कहलाता है? ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है व्हेन अ फास्ट मूविंग बस negotiate a curve on the road, the passenger fall away from the center of the curved road। ये एग्जांपल सिंपल ये है कि अगर आप कभी कार में या बस में अगर आपने ट्रेवल किया होगा तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर अचानक से टर्न आ जाता है, जैसे मैं बात करता हूं ये रोड है और इस रोड में कोई एक कार है जो चल रही है। अब अचानक से क्या होता है कि यहां पे आता है एक कर्व, यानी टर्न आता है ऐसे। तो ये टर्न कैसा है? सर्कुलर टर्न है। तो आप देखोगे कि ये कार या कोई बस जब ऐसे जाती है और अचानक से ये टर्न लेती है, तो क्योंकि इनिशियल में कार कैसे जा रही थी? ऐसे जा रही थी, इस तरफ, इस डायरेक्शन में आगे जा रही थी, तो उसमें जो बैठे हुए पैसेंजर थे वो भी किधर जा रहे थे? आगे ही जा रहे थे। लेकिन अचानक से क्या करा यहाँ पे कार ने या बस ने? ऐसे टर्न लिया। तो जब कार या बस अचानक से टर्न लेती है तो आप विंडो की तरफ क्या हो जाते हो? बेंट हो जाते हो, या झुक जाते हो, या गिर जाते हो। ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप किसी तेज चलती हुई बस में या कार में बैठे हुए हैं और कार, बस जब अचानक से टर्न लेती है तो हम अक्सर क्या होते हैं? विंडो की तरफ झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। नाउ आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है मोमेंटम। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। एट एनी इंस्टेंट इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ध्यान रहे कि जैसे हमें मालूम है वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसकी एक डायरेक्शन होती है। सिमिलरली मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन है वो वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है,
तो उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, वही होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअली में जो मोमेंटम है उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सपोज करिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। सपोज करता हूं कि एक कार है जिसका मास है 100 kg और एक साइड में, कार के साइड में एक ट्रक रखा हुआ है जिसका मास है 1000 kg। तो एक कार है जिसका मास है 100 kg और एक ट्रक है जिसका मास है 1000 kg। और ये दोनों के दोनों जो कार है और ट्रक है, ये दोनों के दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। सेम स्पीड मान लेता हूं मैं 10 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड मानी मैंने सपोज मान ली है कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और ट्रक की स्पीड भी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सिचुएशन एकदम क्लियर है कि कार का मास कितना है 100 kg, ट्रक का मास कितना है 1000 kg और दोनों की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों की स्पीड बराबर है। तो बताइए कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले काम करते हैं हम कार का मोमेंटम निकालते हैं। कार का मास कितना बोला मैंने 100 kg, कार की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम कितना आ गया 1000 kg मीटर पर सेकेंड, या सिंपली मैं बोल सकता हूं कि 1000 जो मोमेंटम है वो है कार का। अब आते हैं ट्रक पे। ट्रक का मास कितना था, ट्रक का मास था 1000 kg। वेलोसिटी कितनी थी ट्रक की, वेलोसिटी सेम थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। तो ध्यान देना कि कार का मोमेंटम जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना कैलकुलेट किया है 1000, वहीं जो ट्रक का मोमेंटम हमने कैलकुलेट करा वो कितना है 10,000। तो किसका मोमेंटम ज्यादा है, ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है। तो यानी मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है मास और दूसरा वेलोसिटी। जैसे हमें पता है कि कार और ट्रक दोनों की वेलोसिटी तो सेम थी, बट मास किसका ज्यादा था, मास ज्यादा था ट्रक का, इसलिए मोमेंटम भी किसका ज्यादा आया, मोमेंटम आया ज्यादा किसका, ट्रक का। अब सपोज कर रहा हूं मैं दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं आपको कि सपोज इस बार दो कारें हैं, दोनों के मास सेम है 100 kg, बट जो पहली वाली कार है वो 100 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है और जो दूसरी वाली कार है वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। यानी दोनों कार के मासेस तो सेम है, बट जो पहली वाली कार है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और दूसरी वाली जो कार है उसकी वेलोसिटी कम है। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो मोमेंटम ज्यादा होगा पहली वाली कार का। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि मास तो दोनों के सेम है, बट वेलोसिटी अब जिसकी ज्यादा हो जाएगी उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। दोनों का मास मैंने लिया है 100 kg, इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड जबकि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा 100 इंटू 100 यानी 10,000 kg मीटर पर सेकंड। वहीं इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो 100 इंटू 10,000 kg मीटर पर सेकंड। तो ध्यान देना इस बार दोनों के मास सेम थे, बट वेलोसिटी जिसकी ज्यादा हो जाएगी इसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमने समझा मोमेंटम के बारे में। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज और, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी एक डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास की एसआई यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। एकदम क्लियर होगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास 1000 kg। तो हमें एक कार का जो मास है वो कितना गिवन है, मास हमें गिवन है कितना 1000 kg। एक कार का हमें मास गिवन है कितना, अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। और वो जो कार है वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो हमें उसका बताना है क्या, मोमेंटम। क्या बताना है, मोमेंटम। अब ध्यान रखिए कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है, सिंपली m इंटू v। यानी हमें क्या करना है, इसका सिंपली मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। बट इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आपको पता होगा कि मास किस में गिवन है, केजी में गिवन है, और केजी क्या होती है, मास की एसआई यूनिट होती है। बट वेलोसिटी किस में गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में। क्या किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी की एसआई यूनिट है,
रिकॉल करिए, आपने मोशन पढ़ा हुआ है चैप्टर, वहां पे मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये जो किलोमीटर पर आवर है, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जब भी आप फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे जो भी डेटा गिवन है वो सारा का सारा डेटा किस में होना चाहिए, एक ही यूनिट में होना चाहिए। और बेस्ट है कि सारा का सारा डेटा किस में हो, ऐसा यूनिट में हो, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 72, अगर किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, यानी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो एक ट्रिक मैंने बताई थी, शॉर्टकट बताया था आपको कि अगर आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके पीछे का मैंने एक रीजन भी बताया था कि 5/18 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर जाना है तो आपने क्या करना है, ये जो भी नंबर गिवन है इसको क्या करना है, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 18 2 जा 36, 18 4 जा 72, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 5 × 4, 5 × 4 है यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी वेलोसिटी। तो मास हमें ऐसा यूनिट में गिवन है 1000 kg, वेलोसिटी भी हमने ऐसा यूनिट में निकाली 20 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम हमें बताना है, तो सिंपल है, मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास 1000 kg और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 × 1000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। और यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो जो मोमेंटम आया है फाइनली, जो पी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है 20,000 केजी मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, आपको यूनिट जरूर लिखनी है, क्योंकि यूनिट से ही हमें पता चलता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करी है। तो मोमेंटम आया है कितना, 20,000 केजी मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है, और ध्यान रहे जो भी हम यहां पे पढ़ रहे हैं उसका नोट्स जरूर आपको बनाते हुए चलना है।